प्रीवियस लेक्चर तक हमने वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को गो थ्रू किया। साइकिल में हम डेज काउंट कर रहे थे या वीक्स काउंट कर रहे थे कि रॉ मटेरियल खरीदने से कैश रिसीव होने तक कितना टाइम लगता है और सप्लायर को हमने पेमेंट कितने टाइम में करनी है। तो एक हमने कैलकुलेट किया रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। ये हो गया करंट एसेट्स यानी इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल्स माइनस पेएबल्स पेमेंट पीरियड, करंट लायबिलिटीज। ये जितना टाइम साइकिल का बच रहा है, ये दिन या ये हफ्ते कहीं और से हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। अब अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बैंक लोन जैसे सोर्सेस की तरफ जा रहे हैं तो आप एग्रेसिव स्ट्रेटेजी को फेवर कर रहे हैं, बिकॉज एग्रेसिव स्ट्रेटेजी ऑफ फंडिंग ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पे रिलाय करेगी। वजह क्योंकि शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस चीप होते हैं, ऑल्दो रिस्की होते हैं लेकिन पैसा बचता है। तो क्योंकि एग्रेसिव मैनेजमेंट हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी को फेवर कर रही है, लिक्विडिटी को फेवर नहीं कर रही है, तो वो शॉर्ट टर्म में रिलायंस ज्यादा रखेंगे। और अगर हम ये गैप जितने दिन या जितने हफ्ते हमें वर्किंग कैपिटल में कहीं थर्ड पार्टी से फंडिंग करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, और अगर हम शेयर इशू करते हैं, राइट इशू करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा उठा के यहां लगाते हैं, तो हमारी ज्यादा रिलायंस लॉन्ग टर्म सोर्सेस पे है, हम कंजर्वेटिव की तरफ मूव कर रहे होंगे। दूसरा हमने देखा था कि पैसा कितना चाहिए। एक हमने काउंट किया था टाइम पीरियड के अंदर, डेज एंड वीक्स के अंदर, और दूसरा हम काउंट करते हैं PKR, अमाउंट कितना चाहिए। तो इन्वेंट्री ऑन एवरेज कितनी मालियत का रॉ मटेरियल कंपनी के पास रहता है, कितनी मालियत का WIP में पैसा फंसा रहता है, कितनी वैल्यूएशन फिनिश गुड्स में रहती है, रिसीवेबल्स के पास ऑन एवरेज कितने पैसे फंसे रहते हैं, और माइनस ट्रेड पेएबल से, वेजेस के, ओवरहेड्स के अक्रूवल्स कितने हैं। वो माइनस करने के बाद करंट एसेट्स में से जब हम अपनी करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो रिमेनिंग जो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और हमने एक सवाल किया था कि अगर एक्सटर्नल फंडिंग अवेलेबल नहीं है तो आपने अपनी इंटरनल रिटेन अर्निंग से ही, इंटरनल प्रॉफिट से ही ग्रोथ को फाइनेंस करते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल फंडिंग अवेलेबल है तो आप उससे भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल में ऑल टुगेदर 4 मजीद टॉपिक्स खुलते हैं। एक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। डेफिनेटली हमें स्टॉक बहुत ज्यादा भी नहीं रखना चाहिए और बहुत कम भी नहीं रखना चाहिए। अगर हमने बहुत ज्यादा रखा तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और होल्डिंग कॉस्ट के बढ़ने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। करंट एसेट्स ज्यादा होंगे, नतीजतन करंट रेशियो भी ज्यादा होगा, तो लिक्विडिटी हाई होगी। विल साउंड गुड, बहुत जबरदस्त है, लेकिन दिस इज कॉस्टिंग यू द प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर आप सेफ्टी बाय करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी हाथ से छूट जाएगी, बिकॉज नेचर्स प्रिंसिपल, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जहां सेफ खेलोगे वहां कम कमाओगे, ऐसा ही होगा। हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखना एक सेफ स्ट्रेटेजी है, नतीजतन प्रॉफिट कम होगा। इन्वेंट्री को मैनेज करने में 2 मेन एरियाज आते हैं। एक आता है रीऑर्डर क्वांटिटी, कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इतने किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल एक ऑर्डर में मंगवाएंगे। बात सुनी सुनी सी लग रही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो EOQ, ROQ का टॉपिक है, उसमें हम यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि जब भी नया ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तो एक ऑर्डर में कितना रॉ मटेरियल मंगवाया जाएगा, कंसीडरिंग 2 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट।
अगर हम ज्यादा मंगवा लेते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन ज्यादा मंगवाने से एवरेज इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा एस्पेक्ट जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है, दैट इज रीऑर्डर लेवल, कि नया ऑर्डर यस कब प्लेस होना चाहिए, कितना प्लेस होना चाहिए, और अब आ गया कब प्लेस होना चाहिए। जितना जल्दी प्लेस करोगे उतना स्टॉक आउट के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन उतनी सेफ्टी स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, उतनी होल्डिंग कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। बट डिस्पाइट योर सेफ्टी, ये स्टॉक आउट नहीं होगा। और एक हमने अप्रोच उसमें देखी थी कि खेल के देखते हैं, अगर स्टॉक आउट हो गया तो कितना नुकसान होगा, और स्टॉक आउट होने के चांसेस ऑफ अकरेंस कितने हैं। तो वी वो कैलकुलेटिंग द डिफरेंस कि अगर हम होल्डिंग कॉस्ट बियर करते हैं तो एनुअली कितना खर्चा आएगा, और अगर हम सेफ्टी स्टॉक कम रखते हैं या नहीं रखते तो स्टॉक आउट होने का कितना नुकसान है, और उसके चांसेस ऑफ अकरेंस कितने हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टॉक आउट कितनी है। क्योंकि कैश लेवल पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑलरेडी कवर्ड है, तो बीआईए के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं है। दूसरा एरिया है डेटर्स मैनेजमेंट या फिर रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा एरिया है और बहुत ही लॉजिकल कैलकुलेशंस इसके अंदर इन्वॉल्व है। रिसीवेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, सेल्स की वजह से, जस्ट क्रेडिट सेल्स। सो एनी बिजनेस ऑफरिंग credit has got trade receivables। अगर कोई बिजनेस कैश पे सेल करे तो रिसीवेबल्स तो पैदा ही नहीं हो सकते। तो दैट मींस कि रिसीवेबल्स पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ ऑफरिंग क्रेडिट। क्रेडिट ऑफर करने में दो वैल्यूज बिजनेस की जानिब से सेट की जाती है, एंड इंटरनल ऑडिट या इंटरनल कंट्रोल्स में इस बात को इंश्योर किया जाता है कि ये ज्यादा क्रॉस ना हो लिमिट्स है। क्या लिमिट्स है? क्रेडिट ऑफर करने में एक हम सेट करते हैं अलाउड क्रेडिट। This may be uniform for every customer and this may be selective। Maybe कुछ customers जो आपको बड़ा बिजनेस दे रहे हैं, जो frequent payers हैं, डिफॉल्ट की गुंजाइश नहीं है, you feel safe, अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियली साउंड है, लिहाजा अगर कोई ऐसा शख्स जो खानदानी है, जो कारपत में अच्छा है, किसी के पैसे रोकता नहीं है, तो हम उसको ज्यादा क्रेडिट दे भी देंगे। और अगर कोई बिजनेसेस लंगड़े हैं, डाउटफुल हैं, खुद सरवाइव कर रहे हैं, खुद डिफिकल्टीज में हैं, और अगर ऐसे बिजनेसेस को मैं सपोर्ट करने लग गया, ज्यादा टाइम देने लग गया, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो हम एक टाइम पीरियड सेट करते हैं कि कितने अरसे के बाद मैं तुमसे पैसे मांगूंगा। ये क्रेडिट पीरियड जितना ज्यादा होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, हम रिसीवेबल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। प्रिंसिपल क्या था? अगर मेरी एनुअल सेल्स 1 करोड़ 20 लाख रुपए की है, एनुअल सेल्स 1 करोड़ 20 लाख रुपए की है, तो आई बिलीव कि हर महीने की सेल 10 लाख रुपए।
अगर मेरे बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स की फिगर 20 लाख रुपए की आ रही है, एंड आई बिलीव कि कभी भी मेरी अकाउंट्स को खोल के देखोगे, लेजर्स को खोल के देखोगे, तो ऑन एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स कितना होगा? 20 लाख। ये कितने महीनों की सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 महीने की। तो हम ये मान लेते हैं कि हम चीज बेचने के 2 महीने के बाद लोगों से पैसे लेते हैं, ऐसा ही। अगर मैंने किसी कस्टमर को खुद से 60 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, इनवॉइस देते ही मैंने उसमें लिख दिया कि ड्यू डेट 2 महीने बाद की, तो उसके पास मेरा अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा? 20 लाख रुपए का। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि यार मैं तुम्हें इतना ज्यादा टाइम दे रहा हूं ना, तो मुझे मुश्किल हो रही है, मैं सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पा रहा, एम्प्लॉयज को वेजेस नहीं पे कर पा रहा, मैं यूटिलिटीज को सेटल नहीं कर पा रहा, माजरत आज के बाद से मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सकता हूं, 1 महीना, ठीक है। अगर पहले उस कस्टमर के पास मेरे 20 लाख रुपए फंसते थे, अब कितने फंसेंगे? 10 लाख। अब 1 महीना, क्योंकि जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होगा उसको मैं बोलूंगा यार पुराने पैसे क्लियर करो। तो ऑन एवरेज जहां पहले मेरे 20 लाख रुपए फंसते थे, वहां मेरे 10 लाख रुपए फंसते। ऐसा क्रेडिट पीरियड ज्यादा होने से करंट एसेट्स भी ज्यादा हो जाएंगे, ये बात है। दूसरा, कंपनी का क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट कस्टमर्स के ऊपर अप्लाई करता है क्रेडिट लिमिट। दिस इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। अगर मैंने किसी कस्टमर को 1 महीने का टाइम इंटेंशनली अलाउ किया हुआ है खुद से, और अगर वो कहता है कि मुझे 1 ही महीने में 50 लाख रुपए का माल दे दो, है ना? Because there should also be a credit. वो कहेगा कि यार महीने के बाद दूंगा ना, मेरे पास टाइम है, मना क्यों कर रहे हो? तो मैं कहूँगा लिमिट्स मेरे पास 2 हैं, टाइम की भी पाबंदी है और लिमिट की भी। अगर ऑलरेडी मैंने तुम्हें 20 लाख रुपए का क्रेडिट दिया हुआ है, ऑल्दो उस बात को अभी महीना नहीं हुआ, सो आई एम नॉट डिमांडिंग द पेमेंट, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, लेकिन माजरत अब इससे ज्यादा उधार मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुम्हें मजीद चीज खरीदनी है तो एक ऑप्शन है, पुराने पैसे क्लियर करो, नया माल ले जाओ। जिस तरह एक होता है डेबिट कार्ड और दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। व्हाट इज डिफरेंस? यस, डेबिट कार्ड में मेरा अपना ही पैसा होता है जिस पे मैं शॉपिंग कर सकता हूं, जबकि क्रेडिट कार्ड में पैसा मेरे पास नहीं होता, मेरा अकाउंट खाली होता है। बैंक के पैसों पर हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, ऐसा होता है। जब कोई फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसकी बाकायदा स्क्रीनिंग होती है, पता करते हैं कि बंदे का बिजनेस है, जॉब है, स्टेबल है, नहीं है, तो बैंक उसको करीबन 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट देती है। जब वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करता रहता है तो बैंक उसको बढ़ाती है, कहती है 5 लाख ले लो, 8 लाख का क्रेडिट ले लो, 16 लाख रुपए का क्रेडिट ले लो। कस्टमर फाइनेंशियली साउंड, उसके बैंक में बैलेंस है, सर टर्नओवर अच्छा है, तो बैंक उसको क्रेडिट ज्यादा देती है। ये 2 चीजें हमें लिमिट करनी होती है। अगर हम किसी कस्टमर को हायर क्रेडिट लिमिट देते हैं तो हमारा जो अमाउंट टाई अप होगा रिसीवेबल्स में वो ज्यादा होगा। तो जितना आप क्रेडिट पीरियड को एनहांस करेंगे उतना रिसीवेबल बढ़ेगा, और जितना आप हर कस्टमर की क्रेडिट लिमिट को ईज करेंगे उतना ही आपका रिसीवेबल बढ़ेगा। ठीक, उधार क्यों दी जाती है?
क्रेडिट ऑफर करने का प्लस ये है सेल ज्यादा होती है। अगर कोई जनरल स्टोर तमाम नेबर्स को कहता है कि आप खाता खुलवा लो मेरे पास, चीज मंगवाते रहना, अपने सपोर्ट स्टाफ को भेजना, बच्चे को भेजना, फोन कर देना, मैं तुम्हारा सामान भेजता रहूंगा और वो सामान मैं खाते में जमा करता जाऊंगा, जैसे ही महीने की पहली तारीखें होंगी तो मुझे पैसे दे देना। अब वो कस्टमर जिसका खाता खुला हुआ है मदीना जनरल स्टोर पे, तो वो बराबर वाले बिस्मिल्लाह मार्ट से चीज नहीं मंगवाएगा, बोलेगा यहीं से लिया, उसके पास खाता है। तो मैं रोज रोज उसको पैसे दूं, मेरा हिसाब किताब उलझ जाता है। लिहाजा आप मदीना सुपर स्टोर पे जाना, मेरे खाते में अमाउंट लिखवा दें। इससे मदीना सुपर स्टोर को क्या फायदा हो रहा है कि उसकी सेल्स, ऐसी बात है, जब सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जब हायर सेल्स होंगी तो उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन या उतना ही ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस क्या है? कि मेरे पैसे लोगों के पास फंसे रहेंगे। अगर खाते खोलते रहोगे तो कल को जो वॉल्स आइसक्रीम वाला वेंडर आएगा, जब पेप्सी कोला वाला आपको बोलेगा कि भाई पैसे दे दो, आप कहां से पैसे दोगे? आपके ड्रॉर में तो पैसे नहीं है, आपके तो पैसे खातों में लिखे हुए। तो हमारा वर्किंग कैपिटल में अमाउंट टाइप हो जाता है, जिसको कहीं और से फाइनेंस करना पड़ जाता है। अगर ये पैसा आपका खुद का है तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, कोई और अपॉर्चुनिटीज क्रैक कर सकते थे, लेकिन आपने वो पैसे खाते में जमा कर दिए। बिकॉज मैं अगर सामान कैश पे खरीद रहा हूं और आप लोगों को क्रेडिट पे दे रहा हूं तो पैसे कहां से जा रहे हैं? मेरी जेब से जा रहे हैं ना। अगर पैसे मेरी जेब से जा रहे हैं तो दैट मीन्स कि मैं इन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर पैसा मेरा जाती नहीं है तो यकीनन आपने शेयर होल्डर से लिया होगा, यकीनन आपने कोई प्रेफरेंशियल इश्यू किए होंगे, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट लिया होगा, उस पे आपकी फाइनेंस कॉस्ट है। तो रिसीवेबल्स हैज गॉट अ फाइनेंस कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट की जाएगी? जितने भी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं फाइनेंस कॉस्ट। अगर आप अपने वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से कर रहे हैं तो दिस मे बी द परसेंटेज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर रहे हैं सो दिस मे बी द परसेंटेज ऑफ बैंक। क्योंकि आपने इन्वेस्टर से पैसा लिया हुआ है, बॉन्ड होल्डर से पैसा लिया हुआ है, शेयर होल्डर से पैसा लिया हुआ है, वो आपसे गिन गिन के दिन दिन का हिसाब देंगे कि अगर मैंने आपको जनवरी में 50 लाख रुपए दिए थे तो दिसंबर में मैं आपसे 50 लाख रुपए वापस क्यों लूंगा? देयर इज ऑलवेज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो अगर मुझे 50 लाख के बदले में 58 लाख करके देने हैं तो 8 लाख रुपए मैं कहां से दूंगा? और 8 लाख रुपए क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। तो वैक में जो शेयर होल्डर्स का पैसा है उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी है,
जो डेट होल्डर्स का पैसा है उस पर कॉस्ट ऑफ डेट है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा है उस पर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। मैंने तीनों को एवरेज कर दिया, और जितना पैसा मैं रिसीवेबल्स में फंसाऊंगा उतना एक्सपेंसिव मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उतना लोअर मेरा प्रॉफिट, उतनी कम मेरी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि मैं तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट करना चाह रहा हूं। तो आपको तो ये पैसे किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लगा देने चाहिए थे, और आप इकबाल के शाहीन पैसे कहां हैं? मार्केट में फंसे हो। बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि पैसे आप किसी प्लांट में लगाते, किसी मशीन में लगाते, किसी बिल्डिंग में लगाते, किसी प्रोजेक्ट में लगाते, कोई कॉस्ट सेविंग्स होती, और आपने पैसे कहां लगा दिए? लोगों को दे दिए। बचपन में जब होमवर्क नहीं करके जाते थे ना, टीचर पूछती थी भाई होमवर्क हम मिस कर लिया, तो कॉपी देगा, कॉपी घर पे पड़ी। अब ये यूनिवर्सली, चाहे आपकी टीचर कोई भी थी, किसी भी स्कूल से आप ताल्लुक रखते हो, किसी भी शहर से आप ताल्लुक रखते हो, सवाल एक होता था कि कॉपी घर पे पड़े हुए क्या कर रही है? अंडे दे रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या पूछना चाहिए? हम कहते हैं कॉपी कैसे अंडे दे सकती है? अंडे देने से मकसद है क्या? मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ प्रॉफिट आ रहा है, कोई रिटर्न आ रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने लोगों को 60-60 दिन का टाइम दिया हुआ है, आपने अपने 70 लाख रुपए मार्केट में फंसाए हुए हैं, ये पैसे क्या अंडे दे रहे हैं? अगर रिसीवेबल आपको 3 महीने के बाद पैसे देगा तो कितने बढ़ा के देगा? बढ़ा के नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी दी हुई है, कोई मार्केट पे थोड़ी दी है, कोई मीटर थोड़ी चल रहा है। हाँ, अगर ये पैसे आप किसी सेविंग अकाउंट में रखवा देते थे, कोई म्यूचुअल फंड्स में रखवा देते थे, कोई बॉन्ड्स खरीद लेते थे, तो अंडे देते, मल्टीप्लाई होते, इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर वैल्यू आती थी। लेकिन आपने अगर गोडाउन में पैसे रखे हुए हैं तो भी अंडे नहीं दे रहे, और अगर आपने लोगों को पैसे दिए हुए हैं तो भी अंडे नहीं दे रहे। अब अगर 6 महीने के बाद भी रिकवरी होगी ना, इतनी ही होगी। ऐसा हमने अब ट्रेड ऑफ देखा, क्या इतना फायदा है जितना कि खर्चा आ रहा है? रिसीवेबल्स ज्यादा करने का एक और नुकसान है, बदनीयत लोग, irrecoverable debts, bad debts. This is definitely a cost. एक और खर्च है, एडमिनिस्ट्रेशन। कोई कस्टमर वॉक इन आके आपसे उधार तो नहीं लेके जाएगा ना। लेट्स से अगर आपका ऑर्डर प्लेसमेंट का तरीका एक मोबाइल ऐप है, एक वेबसाइट है, व्हाट्सएप बिजनेस है, तो कोई भी कस्टमर आपको 6 लाख रुपए का माल का ऑर्डर देता है, क्या आप उसको माल पहुंचा के महीने का इनवॉइस दे दोगे? मिसाल के तौर पे आपका सीमेंट का बिजनेस है, कोई नया बिल्डर है, प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, उसने आपको रिक्वेजिशन भेज दी, परचेज ऑर्डर भेज दिया कि मेरी फला साइट है, उसमें 15 लाख रुपए का सीमेंट तो भेज दो, भेज दोगे? आप लोग से पेमेंट कर ऑनलाइन करवा देते, पहले कैश भिजवा दो, अभी निकाल देता हूं। नहीं, कैश थोड़ी, पैसे देंगे, काम बड़ा है मेरा, महीने के बाद दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं भी इस बिल्डर के साथ काम करने में, तो ड्यू डिलिजेंस तो करेंगे ना, देखेंगे तो सही बिल्डर है कैसा, पैसे देगा नहीं देगा, कुछ सिक्योरिटी रखवा लो। उसके बाद ये इंश्योर करना कि कहीं क्रेडिट पीरियड और लिमिट एक्सीड तो नहीं हो गया। उसके बाद उसको फॉलो अप्स लेना, चेस करना, स्टेटमेंट्स भेजना, पेमेंट के लिए बंदा भेजना, ये काम कौन? मार्केटिंग वाले करेंगे। अकाउंट्स वाला बंदा उठ के जाएगा साइट पे पैसे लेने के लिए, कौन जाएगा? पहले अलग से एक डिपार्टमेंट बनता है, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन।
जितना काम बढ़ाओगे, जितना वर्कलोड होगा, अपनी वर्क फोर्स होगी ना, जितना ज्यादा आप काम कर रहे हो उतना ज्यादा लोग रखने पड़ेंगे, नहीं तो एक बंदा तो नहीं पहुंच पाएगा, पूरा पड़ पाएगा, आपके पैसे डूबते जाएंगे। तो जब आपका स्केल बढ़ता जाएगा उतने ही आपको ज्यादा लोग रखने पड़ेंगे और उतनी ही ज्यादा सैलरीज पे करनी पड़ेगी। कुछ बिजनेसेस इस खड्डे में पड़ते ही नहीं है। वो कहते हैं कि उधार एक जंग है, इसलिए ये बंद है, हम देते ही नहीं है। नतीजतन वो अपना तमाम प्रोडक्ट जो सेल करते हैं वो कैश में सेल करते हैं, तो उनकी सेल्स अपने कॉम्पिटिटर्स जो कि क्रेडिट ऑफर करते हैं उनके मुकाबले में कम होती है। लेकिन ये बाज़-औक़ात और सुकून होते हैं कि मार्केट में पैसा नहीं फंसा हुआ। और जो लोग फसलों को फाइनेंस करते हैं, ये पैसे ले जाओ, दवाइयां ले जाओ, बीज ले जाओ, खाद ले जाओ, ट्यूबवेल का बिल भी मुझसे ले जाओ, जब फसल तुले तो मैं तुमसे रिकवर कर लूंगा। इनकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मक्खियों की तरह लोग आ जाते हैं जब उनको पता चलता है कि उधार मिल रही है। बीच में कुछ ऐप आई थी ना, किस्त पे, आसान कर्जा, लोग तरस रहे होते हैं कि उधार मिल जाए कहीं से बर वक्त। पता नहीं कैसे नई नई ऐप्स रोज आने लगी थी, फिर स्टेट बैंक ने कोई शक्ति होती कि बंद होगी, पता नहीं है। बट इशू इसके लोगों को जहां पता चलता है ना कि यार चीज अभी मिल रही है, पैसे बाद में देने हैं, तो बात क्या नहीं सोचते। हमारे तो अक्सर लोग जब शादियां भी कर रहे होते हैं ना तो इतने बड़े लेवल पे पहुंचा देते हैं जितनी उनकी हैसियत भी नहीं होती। लोन्स ले लेंगे, शायद इस आसरे में होते हैं कि जो लिफाफे मिलेंगे उनसे निकाल लूंगा, लेकिन 4 अफराद आएंगे, 500 रुपए देके जाएंगे, पर हेड कॉस्ट भी नहीं निकलेगी भाई। क्या हमें इन चीजों को कंट्रोल करना होता है, बिकॉज जितना ज्यादा आपने क्रेडिट लिमिट दे दी, क्रेडिट पीरियड दे दिया, उधार दे दी, करंट एसेट्स उतने ही ज्यादा हो जाएंगे और करंट रेशियो उतना ही अच्छा हो जाएगा। लिक्विडिटी तो ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी दाव है, क्योंकि आपने वो पैसे लोगों को दे दिए और कोई मार्कअप में नहीं दी। हाँ, एक लोग होते हैं, अक्सर में ये बिजनेस बड़ा अच्छे से चलता है। जब आप कोई मोबाइल फोन खरीद रहे होते ना, यस, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं यार शौक तो बड़े फोन का है लेकिन कैश नहीं है। तो मैं आपको कहता हूं चलो तुमने फोन पसंद किया, कितने वाला? 80,000 वाला। अभी कितने दे सकते हो? आपने कहा 25 दे सकते हो। मैं 25 दे दो, डब्बा मेरे पास है, फोन का बॉक्स मेरे पास है, बाकी जो डिफरेंस है 55,000 रुपए का वो मैं दे देता हूं। अब तो मुझे इस 55 को लाख रुपए करके वापस कर दो, 20 किस्तों में, 12 किस्तों में, 15 किस्तों में। आप कहते हैं 8,000 रुपए की एक महीने की किस्त करके मैं आपको दे दूंगा, जब तो बॉक्स मेरे पास है। Once you are done with all the payments, मैं बॉक्स आपको दे दूंगा। गाड़ी खरीदते हैं, फाइल अपने पास रख लेते हैं, तो कम से कम कुछ लोग मार्कअप तो कमाते हैं। हलाल हराम की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, हम सिर्फ बिजनेस की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब रिसीवेबल्स को उधार दे रहे हो ना, तो आप उस पर कोई मार्कअप का कैलकुलेटर नहीं चला रहे हो। वो आपको पैसे उतने ही देंगे जितनी इनवॉइस वैल्यू है, चाहे जब भी दें, टाइम मिले कितना भी लगे। और डूब गए तो आपके पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं, कोई डब्बा भी नहीं है, कोई फाइल भी नहीं है, क्योंकि चीज तो आपने दे दी ना, उसने आगे बेच दी। हमें इस चीजों को मैनेज करना होता है, इसको हम कहते हैं रिसीवेबल्स। थ्योरी हमारी सेम चल रही है कि वर्किंग कैपिटल जितना ज्यादा होगा, लिक्विडिटी उतनी अच्छी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही कॉम्प्रोमाइज्ड। सही? अब ना मेरा 100% फेवर प्रॉफिट को है और ना मेरा 100% फेवर लिक्विडिटी को है। हम कहते हैं एडिक्वेट लेवल होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए दोनों में। फिर तो इसको मैनेज कैसे करना चाहिए? हमारे पास एक सिनेरियो आएगा,
considering to increase or decrease credit period. जब आप ये कंसिडर कर रहे हो कि हम क्रेडिट पीरियड बढ़ाएं तो सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो भी बढ़ जाएगी। प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? एक तरफ से वो भी बढ़ जाएगा, एक तरफ से। दूसरी तरफ से आपके रिसीवेबल्स भी बढ़ जाएंगे और रिसीवेबल्स की फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और मुमकिन तौर पे बैड डेट्स भी बढ़ जाएंगे और मुमकिन तौर पे अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना होगा कि इस इंक्रीज्ड सेल्स की वजह से मुझे कितना इंक्रीज्ड प्रॉफिट मिल रहा है। यहां पे रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला प्रिंसिपल ही चलेगा क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो अगर हमारी सेल्स 18% बढ़ जाती है और 18% पे हमारा जीपी मार्जिन अगर 30% है, हमारा जीपी भी बढ़ेगा। लेकिन क्या ये काफी है इंक्रीज फाइनेंस कॉस्ट, इंक्रीज बैड डेज और इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन को मुंह देने के लिए? अगर हां तो वी प्रपोज इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द क्रेडिट पीरियड। लेकिन अगर नहीं, ये ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू द इंक्रीज प्रॉफिट, तो हम बोलेंगे रहने दो, कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फाइन। तो अगर हालात ऐसे हैं जहां क्लाइमेट चेंज है, दिसंबर का एंड है, सर्दियां नहीं है, झालावारी बेवक्त की, पानी कभी होता है नहीं होता, बारिशें बेवक्त की, फसलें नहीं हो पाएंगी और जैसे ही फसल उतर रही है तो इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि जिस टाइम फसल उतरती है रेट्स बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। कहां टमाटर 400 रुपए किलो चल रहे होते, कहां 20 रुपए, वो भी मिलते करके यार ले जा। कहां प्याज है, वो 15-15, 20-20, 25-25 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। तो जिन्होंने कास्ट की थी, प्याज लगाई थी, क्या सोच के लगाया था कि बड़ा रेट है, लेकिन अगर रेट ना हुआ तो उनकी रिकवरी नहीं होगी, अगर उनकी रिकवरी नहीं होगी तो आपकी भी रिकवरी नहीं होगी। अगर हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं तो यहां पे खर्चे ज्यादा होंगे, प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं होगा। वेरी ऑब्वियस। लेकिन अगर एनवायरमेंट साउंड है, फंडिंग की जा सकती है, तो वहां शायद प्रॉफिट ज्यादा हो, कॉस्ट इतनी ज्यादा ना हो। क्या एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसमें आपको सवाल देगा कि अभी हमारा क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है, मैनेजमेंट कंसिडर करिए कि इसको बढ़ा के 40 दिन कर दिया जाए। तो जब हम 40 दिन पे करेंगे तो सेल्स में भी 15%, 20%, 18% बढ़ जाए और जीपी मार्जिन ज्यादा है तो डेफिनेटली वो भी बढ़ेगा। यहां पे दिखाया इसका पॉजिटिव साइड, फिर आप दिखाओगे इनकी नेगेटिव साइड, फिर आप उसको कैलकुलेट करेंगे कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना और इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स कितनी है। अगर कॉस्ट ओवरवे कर रही है तो आप रिजेक्ट कर दोगे इस प्रपोजल को, अगर रेवेन्यू ओवरवे कर रहा है तो आप सजेस्ट कर देंगे इस प्रपोजल को। वेरी इजी कैलकुलेशंस। दूसरा, टॉपिक इसमें कवर होता है अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट्स। ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा तो हुआ है, लेकिन सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की नीयत से कि अगर कोई बिजनेस कैश डिस्काउंट ऑफर करती है, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस डिस्काउंट को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। फिर तो आईएफआरएस 15 उस पर अप्लाई होगा और वो रेवेन्यू बताएगा कि इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। अभी हमारे पेट में दर्द इस बात का नहीं है कि प्रॉफिट लॉस में क्या आएगा, एसओएफपी में क्या आएगा। हमारा कंसर्न है कि क्या हमें ये सेटलमेंट डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर हम अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करते हैं, वी नो व्हाट डज दिस मीन, कि आपने एक क्रेडिट पीरियड दिया हो से 30 डेज, अब आप कस्टमर को कह रहे हो कि जानी रहने दे 30 डेज, 8 दिन में पेमेंट कर दे।
बेसिक रूल क्या है वर्किंग कैपिटल का कि इफ यू आर अलाउड 30 डेज टू पे, नेवर पे बिफोर डे 30। तो जब आपने कस्टमर को 30 दिन का टाइम दिया हुआ है तो यकीनन वो पेमेंट 30वीं तारीख पे ही करेगा। लेकिन मैं उसको कह रहा हूं छोड़ना 8वीं पे कर देना, वो कहेगा क्यों करूं? हम उसको एक लालच देते हैं कि तुम्हें 2% माफ कर दूंगा। ठीक, फायदा क्या होगा कंपनी को? क्या फायदा है अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करने का? कैश तो जल्दी आता रहेगा। कैश जल्दी आ जाएगा, और कैश जल्दी आने का क्या फायदा? कैश कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक। यस, जो आपके अभी रिसीवेबल्स हैं वो कम हो जाएंगे ना, बिकॉज पहले आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 30 डेज का। अज्यूमिंग 100% कस्टमर्स डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं तो सारे के सारे कस्टमर्स कितने दिनों पे आ जाएंगे? 8 दिनों पे। बिकॉज इफ आई एम अलाउइंग माय कस्टमर्स 8 डेज टू पे, दे विल नॉट पे बिफोर डे 8। पहले 30 डेज, तो 8 दिन दिए हैं, मैंने कहा 8 दिन के अंदर ना कभी भी पेमेंट कर दो। तो उस आधे दिन पे पेमेंट नहीं करेंगे, छठे दिन पे पेमेंट नहीं करेंगे, वो पेमेंट 8 दिन पे करेंगे। ठीक है। तो पहले मैं कैलकुलेट कर रहा था मेरा एग्जिस्टिंग रिसीवेबल्स, करंटली मेरे रिसीवेबल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनुअल क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड जो अभी है, डिवाइडेड बाय 365। आसान। अब हम रखेंगे रिवाइज रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स तो सेम है, मल्टीप्लाइड बाय, अब थोड़ा ध्यान से समझो, करंटली आपका कलेक्शन पीरियड 30 डेज है, तो 30 दिनों की सेल के बराबर पैसा लोगों के पास है। अब आप कस्टमर्स को कह रहे हो कि 8 दिन में पेमेंट कर दो, 2% छोड़ दो। पहली assumption, 100% customers will avail the discount। अब आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो जाएगा? 8 days। तो मैं रख रहा हूं रिवाइज्ड कलेक्शन डिवाइडेड बाय 365। पहली assumption हमने क्या रखी? कि जितने भी कस्टमर्स को मैंने डिस्काउंट ऑफर किया वो सब डिस्काउंट। तो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो जाएगा? यस। जो हमारी अर्ली सेटलमेंट की डेडलाइन है 8 दिन, आप उसी को अज्यूम करोगे। यू नॉट अज्यूम, एक क्या पता कुछ लोग दूसरे दिन पैसे देते हैं, कुछ लोग 5वें दिन पैसे देते हैं। नो, रूल हमारा चल रहा है जितना टाइम दिया है उतना तो मिनिमम लेंगे ही लेंगे। दूसरा, मसलन मुझे ये पता चलता है कि
के सिर्फ 40% कस्टमर्स डिस्काउंट लेंगे, बाकी 60% डिस्काउंट को फोरगो कर देंगे, बोलो नहीं चाहिए। यानी क्या सारे कस्टमर्स 8 दिन में पैसे देंगे? कुछ 8 में कुछ 30 में। यस, कुछ 8 में कुछ 30 में। तो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा? हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड। कितने फीसद कस्टमर्स डिस्काउंट उठा लेंगे? मिसाल 40%, यानी 8 दिन में 40% कस्टमर्स पैसे देंगे। तो हम करेंगे 8 का 40% प्लस 30 डेज का 60%। ठीक है, कितना बना? 21.6, 21.2। 21.2। इसको हम कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये हम कैसे निकालेंगे? डेट टाइम मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ अवेलिंग प्लस allowed collection period multiply by percentage of lapsing customer। लैप्स करना मतलब छोड़ देना। तो डेडलाइन है 8 दिन की, 8 दिन का 40% प्लस अभी आपका जो कलेक्शन पीरियड है वो 30 डेज है, 30 डेज का 60%, तो 18 ये हो गया और 8 का 40 3.2 ये हो गया, 21.2 डेज। ये आपका रिवाइज्ड कलेक्शन पीरियड है, वेटेड एवरेज। अब सेविंग्स का देखिए क्या बनेगा। रिडक्शन इन रिसीवेबल्स, इन दोनों को हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने कैलकुलेट किया 30 डेज के रिसीवेबल्स और यहां हमने कैलकुलेट किया 8 दिन के रिसीवेबल्स, या 30 डेज के रिसीवेबल्स एंड 21.2 डेज के रिसीवेबल्स। तो डेफिनेटली अब जो आपका रिसीवेबल होगा वो पहले के मुकाबले में कम होगा। या अगर रिडक्शन इन रिसीवेबल्स और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइनेंस कॉस्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स मल्टीप्लाई बाय, तो मैंने रिडक्शन इन रिसीवेबल्स को फाइनेंस कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, तो इतने अमाउंट से मेरी फाइनेंसिंग बच जाएगी। अज्यूम अगर मेरी बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट 5 करोड़ रुपए की है, बैंक ने मुझे कहा हुआ कि 5 करोड़ रुपए तक तुम लिमिट ले सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर हमारा अभी रिसीवेबल का एवरेज 3 करोड़ रुपए का है, तो यानी मेरे 3 करोड़ रुपए मार्केट में फंसे हुए हैं, तो मैं ये 3 करोड़ रुपए कहां से यूज कर रहा हूं? बैंक ओवरड्राफ्ट से। लेकिन कैश डिस्काउंट ऑफर करने की वजह से अगर मेरा एवरेज कलेक्शन 90 लाख रुपए पे आ जाता है, तो पहले मेरा रिसीवेबल्स के पास कितना पैसा फंसता था? 30 करोड़, 3 करोड़ रुपए, 30 मिलियन, और अब कितना फंसेगा? 9 मिलियन, 90 लाख रुपए। तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए मेरे रिसीवेबल से रिलीज हो जाएंगे। क्या अब भी मैं बैंक ओवरड्राफ्ट के 3 करोड़ रुपए यूज करूंगा? अब मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट में से सिर्फ और सिर्फ 90 लाख रुपए यूज करूंगा। इससे 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लिमिट कम हो जाएगी और उसमें मेरी फाइनेंस कॉस्ट बच जाएगी। ओके, ये आ गया हमारा सेविंग। दूसरा पार्ट, बाय द वे, क्यों कोई कस्टमर आपको 8 दिन में पैसे कर रहा है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या है? कॉस्ट है ना। अगर एक शख्स को मैंने इनवॉइस दिया है 8 लाख रुपए का विद अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज, तो वो 30 डेज में जब पेमेंट करेगा तो कितने पे करेगा? 8 लाख।
मैं उसको कह रहा हूँ क्या तुम मुझे ना 8 दिन में पेमेंट कर दो, मुझे तो फायदा, मैं उसको कहता हूँ 2% और छोड़ दूंगा। 7,84,000 अब वो क्या करेगा, अब वो 8 लाख का 2% नहीं देगा। नहीं देगा, तो 16,000 रुपए मेरे लिए क्या है, नुकसान। मैं देखूंगा अगर ये नुकसान मेरी फाइनेंस कॉस्ट की सेविंग से कम है तो दे दूंगा। चलो पहले से मैं बताता हूं, हमारे बिजनेस में हम क्या करते हैं, जमींदारों से फसल लेते हैं। मिसाल के तौर पे भुट्टी की फसल है कॉटन, उस कॉटन में कभी कभी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसकी क्वालिटी को कम करते हैं। मिसाल के तौर पे इन्हीं दिनों में जब कॉटन की फसल हार्वेस्ट की जाती है, मौसम में नमी होती है, शबनम होती है। नतीजतन क्या होता है, उस कॉटन में वो शबनम नमी जज्ब हो जाती है और वो कॉटन भारी हो जाती है। उस नमी से कॉटन फैक्ट्री के मालिक को कोई फायदा नहीं, उसको सुखानी पड़ेगी, लेकिन उस नमी की वजह से जब उसका वजन किया जाएगा, लेकिन कॉटन फैक्ट्री वाला इस बात को समझता है कि इस, जैसे उसने क्या किया, रैंडमली कुछ सैंपल उठाया और उसको खोल के देखा, उसने कहा तो नमी है इसमें। वो क्या करेगा, आपको जो पेमेंट करेगा ना, वो पूरे वजन की पेमेंट नहीं करेगा, डिडक्शन मारेगा, उसको बोलते हैं काट करना। एक मण है 40 किलो का, वो देखेगा नमी की मिकदार अगर ज्यादा है तो वो एक मण पे 4 किलो काट करेगा। तो जब आप मुझे 40 किलो देंगे, मैं आपको पेमेंट 36 किलो देंगे। दूसरा, कभी कभी बीज हल्की क्वालिटी का लगाया जाता है तो उसमें वेस्टेज मटेरियल ज्यादा होता है, यानी कॉटन कम और वेस्ट ज्यादा होता है। वेस्ट तो उसने जिनिंग में वैसे भी अलग करना होता है। जब वो 2-4 सैंपल की गठरियां उठा के चेक करता है, बोला इसमें तो वेस्टेज बहुत ज्यादा है, ऐसे केस में भी वो आपको पूरे 40 किलो की पेमेंट नहीं करेगा। बात समझ में आई? हम क्या करते हैं, कॉटन फैक्ट्री मालिक को कहते हैं कि यार पेमेंट तुम्हें तो कैश पे करनी है ना, उसूल ये कहता है। वो क्या करते हैं, हमेशा बैंक से ओवरड्राफ्ट लेके पेमेंट करते हैं। कॉटन फैक्ट्री हमेशा प्लीज्ड होती है। कभी आप साइड एरिया में जाएं, इंडस्ट्रियल जोन में जाएं, तो अक्सर देखेंगे उसके बाहर एक तख्ती लगी होगी, प्लीज्ड विद एनसीबी बैंक, यूबीएल बैंक। ये कंपनीज पे ओडी होती है। क्लियर? हम उस मालिक को कहते हैं कि तो मुझे चेक 20 दिन बाद कर दे दो, वो कहता डन हो गया, जीरो काट, जीरो काट। तूने मुझे 40 किलो दिए, मैं तुम्हें 40 किलो के किलो। क्यों? क्योंकि मैं उसको फाइनेंस कॉस्ट में फायदा दे रहा हूं। अगर वो मुझे अभी का चेक देता, मैं पहली फुर्सत में जाके वो चेक जमा करवाता और वो पैसे मुझे कहां से मिलते, बैंक ओवरड्राफ्ट से मिलते, उसका मीटर चालू था। कॉटन फैक्ट्री के मालिक को अभी से ही मार्कअप करने शुरू हो जाता। मैंने उसको कहा चलो मैं तुम्हें 20 दिन का टाइम दे रहा हूं, तुम चेक मुझे पोस्ट डेटेड दे दो। तो आज अगर दिसंबर की 29 तारीख है तो मुझे जनवरी की 18 तारीख का चेक दे दो। चलो, वो हंस के बोलता है चलो तुम्हें काट माफ की, क्योंकि उसको फाइनेंस कॉस्ट में फायदा हो रहा है तो वजन में मुझे फायदा दे सकता है। तो ट्रेड ऑफ है। अगर तुम मुझे जल्दी पैसे दोगे तो मुझे फाइनेंस कॉस्ट में बचत है, और उस बचत का कुछ हिस्सा मैं आपको डिस्काउंट की मन में ट्रांसफर करूंगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी एनुअल सेल्स है उसमें हम लगाएंगे परसेंटेज अवेलिंग द डिस्काउंट। मिसाल अगर 60% लोग डिस्काउंट ले ही नहीं रहे तो वो तो मुझे 8 के 8 लाख रुपए देंगे ना। लेकिन अगर 40% डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं तो उसमें हम लगाएंगे मिसाल हमने 1.5% डिस्काउंट दिया 1.5। अगर आपकी एनुअल सेल्स 30 मिलियन की है,
30 मिलियन का 40%, 40% का 1.5%, ये आपके हाथ से पैसे निकल जाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर दिस अमाउंट बिकॉज ये आपने वॉलंटरली फॉरगो किया। तो एक नुकसान आपने किया एक फायदा कमाने के लिए। फिर हम देखेंगे इनॉर्मल ट्रेड ऑफ। अगर सेविंग इन फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, अगर मैं आपको पूरे 40 किलो की पेमेंट करता हूं, 4 किलो एक्स्ट्रा फुल पेमेंट करता हूं, तो मिसाल मुझे आपकी गाड़ी, पूरी गाड़ी जो मैंने आपसे ट्रक बाय की है भरी हुई कॉटन से, उस पे मुझे शायद 40,000 रुपए ऊपर से देने पड़ जाएंगे। अगर मैं 4 किलो काट दूं तो मुझे 40,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन जो तुमने मुझे 20 दिनों का टाइम दिया है ना पूरी गाड़ी पे, उससे मुझे अगर फाइनेंस कॉस्ट की मद में सिर्फ 6,000 रुपए बच रहे, जब मैं बोला नहीं भाई 4 किलो काटूंगा, चेक अभी का ले लो, नहीं चाहिए 20 दिन, लेकिन अगर मेरी बॉडी कॉस्ट बच रही है 28,000 रुपए से और एक्स्ट्रा पे करो 40,000 से, फिर भी मैं मना कर दूंगा। लेकिन अगर फाइनेंस कॉस्ट मार्कअप हाई है और मुझे 65,000 रुपए ऊपर देने पड़ जाएंगे बैंक को, अगर मैं आज पेमेंट कर देता हूं आपको, तो मैं आपको 40,000 रुपए माफ कर सकता हूं। सिंपल कैलकुलेशन। फिर तो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करने से क्या फायदा होगा कि मुझे मेरे पैसे जल्दी मिल जाएंगे। तो मैं जो ओवरड्राफ्ट यूज कर रहा हूं, जो लोगों का पैसा यूज कर रहा हूं, जो लोन लिया हुआ हूं, वो लोन लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पर मुझे फायदा होगा, मेरी फाइनेंस कॉस्ट बच जाएगी और मैं आपको कुछ अमाउंट डिस्काउंट की मद में पास कर दूंगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या कंपनी को ये डिस्काउंट अलाउ ऑफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तीसरा हम इसमें चीज पढ़ेंगे फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। न्यूली एडेड टॉपिक है। You know what is factoring? Like the right to receive account is your ट्रांसफर कर दो। खुल के समझाता हूं, ये एक कंपनी है, ये एक सर्विस है। बैंक्स या बास कंपनी से सर्विस लेते हैं। वैसे ये जो कंपनीज हैं, फैक्टरिंग कंपनीज, ये 3 सर्विसेज ऑफर करती है। कितनी? 3। सर्विस नंबर 1, आउटसोर्सिंग। क्या होती है आउटसोर्सिंग? किसी और को काम दे देना का, अपना काम किसी और को दे देना। हमने टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी की वजह से अब आउटसोर्सिंग बहुत आसान हो गई है, बिकॉज अब वो डेटा या एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास नहीं है, अब वो क्लाउड पे है। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज को ये ऑप्शन दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम, अपने लैपटॉप से लॉगिन करना, वीपीएन लगाना और हमारा पूरा डेटा आपको एक्सेस हो जाएगा। आप घर से बैठ बैठ के सारा काम करो, वहां तुम जो करते जाओगे वो हमारे पास अपडेट होता जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा डेटा एक लोकल सर्वर पे होता तो आप घर से काम करते तो मेरे पास अपडेट ना होता। जिस तरह एक हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और उसकी जगह पे दूसरा सॉफ्टवेयर आया है गूगल शीट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लिमिटेशन क्या है कि अगर वो मोबाइल में है और मैंने मोबाइल में कोई डेटा अपलोड किया या अपडेट किया तो वो मोबाइल में ही रहेगा, अगर लैपटॉप में था तो लैपटॉप में ही रहेगा। लेकिन गूगल शीट्स आपकी जीमेल से कनेक्ट होती है। अगर आपने मोबाइल से कोई डेटा कलेक्ट इनपुट किया, रियल टाइम उस ही टाइम वो डेटा आपके लैपटॉप पे भी अपडेट हो रहा होगा, आपके पीसी में भी अपडेट हो रहा होगा।
तो अगर मिसाल के तौर पे मैं तमाम एम्प्लॉयज को कहता हूं कि हमारी जितनी भी फीस कलेक्शन होगी वो शीट्स पे होगी, तो अगर वो कोई भी मैनेजर या कोई भी बंदा अगर उसको अपडेट कर रहा होगा तो वो सारे लोगों के पास ऑटोमेटिकली शीट अपडेट होगी। तो आउटसोर्सिंग में हम क्या करते हैं, अपना काम जो हमें इन हाउस परफॉर्म करना होता है वो हम किसी थर्ड पार्टी कंपनी को कहते हैं कि तुम करो। ऐसा ये जो काम पहले आप करते थे, क्या काम करना है इसमें पहला काम होता है एडमिशन ऑफ अ कस्टमर। अगर कोई कस्टमर, कोई कंपनी चाहती है कि मैं आपका कस्टमर बनना चाहती हूं, लिहाजा आप मुझे क्रेडिट दें, तो उसका केवाईसी करना पड़ता है, नो योर कस्टमर, ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है, उसकी रेटिंग चेक करनी पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करनी पड़ती हैं, मार्केट से उसका रेफरेंसेस लिए जाते हैं कि बंदा काम का सही है कि नहीं। ये सारा काम आपके लोग करते हैं। उसके बाद क्रेडिट पीरियड और लिमिट असाइन करना, इनवॉइसेस भेजना, स्टेटमेंट्स भेजना, चेस करना, फॉलोअप्स लेना, सप्लायर्स ब्लॉक करना, अगर कहानी आगे निकल गई तो लीगल नोटिस भेजना, अगर कहानी और आगे निकल गई तो केस फाइल कर देना। ये सारा सिलसिला आपके लोग संभालते हैं, मगर अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये काम हमें दे सकते हैं, क्योंकि इनका दिन रात का काम ही ये है। तो अब ये शायद शक्ल देख के ही बंदा पहचान लेंगे, तो आप में भी धोखा खा जाओ। हमारे साथ ऐसा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, दिखा दिया ये मसला वो मसला, नहीं कर सकते, मुश्किल है, पाल साहब नहीं है। हमने केस ऑब्जर्व किया, हेड ऑफिस से बात की, दे दिया स्कॉलरशिप। जैसे ही बैच स्टार्ट हुई, स्टूडेंट रीवो से उतर रहा है, आईफोन का नया मॉडल उसके पास, किसी ने कहा सर इसका इंस्टा अकाउंट चेक किया, ये आपसे मुझसे ज्यादा है, ये तो गलती होगी, इसको तो स्कॉलरशिप नहीं देनी चाहिए थी। और ऐसे एक केस नहीं था, ऐसे बहुत सारे केसेस थे। एक स्टूडेंट को हमने स्कॉलरशिप दी, इसकी माँ यहाँ पर रोने लगी कि गरीब हैं, इसके बाद साहब तो कुछ करते ही नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं घर पे, सोर्सेस ऑफ इनकम वेरीफाई की, वाकई में ऐसा था नहीं था कुछ। बाद में देखा उनकी छत पे टावर लगा हुआ है मोबाइल का, बोला इनको कुछ भी नहीं, रेंट आता रहता है आराम से, शश के देखे, पेट्स पाले हुए घरों पे। बाद में जब स्नैप्स आने लगे तो बोला अच्छा ये था जिसको स्कॉलरशिप दे दी थी। तो अगर कोई ऐसा कस्टमर जो शायद डिजर्व नहीं करता था कि उसको क्रेडिट दिया जाए, आपने उसको दे दिया, ऐसी गलती हो सकती थी, लेकिन यहां उस गलती होने के चांसेस काफी कम है। मुनासिब। उसके बाद रिमाइंडर्स भेजना, कलेक्शन करना, लीगल नोटिस भेजना, बदतमीजी करना, कुछ भी करना नहीं करना, ये आपको पैसा निकाल के देंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है इसकी ये आपसे चार्ज करेंगे तो यहां से जो सैलरी बचेगी यहां से फीस में जाएगी। हमें देखना है कि हमें आउटसोर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ, यहां से फीस गई और ये फीस मुमकिन तौर पे सैलरी से ज्यादा हो, मुमकिन है, लेकिन ये फायदा होगा कि अब जो बेड डेट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और जो कलेक्शन होगी वो भी जल्दी होगी। तो जल्दी कलेक्शन से फाइनेंस कॉस्ट का फायदा, अच्छे अच्छे कस्टमर्स छान के निकालने से बेड डेट्स कम होने का फायदा। तो सिर्फ अकेला फायदा मत देखना, सैलरी वर्सेस फीस, फीस वर्सेस सैलरी वर्सेस फाइनेंस कॉस्ट की सेविंग वर्सेस बेड डेट्स की सेविंग। दूसरा, आपने जो कस्टमर्स को उधार दी हुई है, ये पैसे आप कहां से ला रहे हो? तो आपने कहा मैं बैंक से लोन लेता हूं, शेयर इशू किए हुए हैं, ओवरड्राफ्ट यूज करता हूं, या आपको कहते हैं वैसे हमारे पास भी फंडिंग का ऑप्शन है,
लेकिन हम गिरवी रखेंगे आपके रिसीवेबल्स। सेल्स करवाने में रोल तो हमारा है, तो ये कस्टमर सेलेक्ट किसने किए? हमने। कलेक्शन किसने करनी है? हमने। तो हम आपको रिसीवेबल्स का 70% अमाउंट, 80% अमाउंट एडवांस दे सकते हैं, तो अपना पैसा तो चला। तो अगर मेरा ऑन एवरेज रिसीवेबल बैलेंस 60 लाख रुपए है मिसाल के तौर पे, तो ये 60 लाख रुपए का 70%, 75% कोई भी एक अमाउंट, जैसे 75% है, 45 लाख रुपए ये मुझे एडवांस में दे देंगे एज अ लोन, फ्री में नहीं देंगे। और उस 45 लाख रुपए पे ये मुझसे क्या चार्ज करेंगे? लेकिन कम से कम आपके पास एक वे ऑफ फाइनेंसिंग खुल जाएगा। अगर आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट की इतनी लिमिट नहीं है, अगर आप मजीद लोन नहीं ले पा रहे, कैपिटल रेशनिंग है, तो ये एक नया दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। लेकिन शर्त ये होगी कि जैसे ही रिसीवेबल पैसे देगा, ओवरड्राफ्ट की तरह ये अपने पैसे काट लेगा। दो सर्विसेज, दोनों में से कोई एक लेना चाहे, हमें कोई एतराज नहीं। तीसरी सर्विस, ये आपको ऑफर कर रहे हैं इंश्योरेंस सर्विसेज। उधार देने में डर किस बात का होता है? वापस नहीं मिलेगा। वापस नहीं मिलेगा। और कैसा हो जब मैं आपको कहूं कि वापस मिले ना मिले, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है, मैं दूंगा। इंश्योरेंस में ये एक फैसिलिटी ऑफर करते हैं विदाउट रिकोर्स, या जिसको हम कहते हैं नॉन रिकोर्स फैसिलिटी। अगर आपने रिकोर्स ली तो बेनिफिट्स किसके? आपके। रिकोर्स एक फैसिलिटी है और एक है नॉन रिकोर्स फैसिलिटी। अगर आपने रिकोर्स ऑप्शन लिया तो इसका मतलब आपने कहा कि बेनिफिट्स मेरे। अगर 60 लाख रुपए मार्केट में फंसे हुए, आपने रिकवर करवाने हैं, लेकिन कोई कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, आउट ऑफ बिजनेस हो गया, भाग गया मुल्क छोड़ के, और उसके ऊपर मेरे 9 लाख रुपए थे, तो 9 लाख रुपए का नुकसान किसका होगा? मेरा, कंपनी का, क्लाइंट का। लेकिन अगर आप उसकी इंश्योरेंस करवा लें, नॉन रिकोर्स पे चले जाए, तो ये कंपनी आपको कहेगी, फैक्टरिंग कंपनी, कि तुम घबराना मत, तुम्हें 60 लाख रुपए पूरे मिलेंगे। कस्टमर दे दे तो क्या ही बात है, अगर कस्टमर खाके भी भाग गया तो तुम नहीं घबराना, मैं दूंगा। ठीक है? जिस तरह गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, जिस तरह हेल्थ इंश्योरेंस होती है, जिस तरह लाइफ इंश्योरेंस होती है, उसी तरीके से बेनिफिट्स की भी इंश्योरेंस फ्री में नहीं है। इसकी भी एक पेमेंट होती है, जिस तरह इंश्योरेंस का प्रीमियम पे होता है। बाद में अगर आपकी गाड़ी चोरी भी हो गई, किसी जनाब घेराव का शिकार हो गई, मुश्तिल अफराद ने टैंकी खोल के सिगरेट डाल दी, अब आपको घबराना नहीं। जानी नुकसान तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गाड़ी की मालिक हम आपको पे करेंगे। उसी तरीके से आप हमें एक प्रीमियम देंगे, डेफिनेटली नॉन रिफंडेबल होगा। अगर 60 के 60 लाख रुपए वापस आ गए तो भी प्रीमियम तो मैं खाऊंगा। अगर मैं आपसे 2.5% या 3% प्रीमियम चार्ज कर रहा हूं, ये मैंने आपसे लिया और मैंने जवाबदारी ली कि ये रिकवर करके देना मेरा काम है। अगर सारे कस्टमर शरीफ निकले और सबने पैसे दे दिए, आपको तो मैं दूंगा, मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा, प्रीमियम खा जाऊंगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर भाग गया, बैंकरप्ट हो गया, मुल्क से निकल लिया, तो फिर तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अगर नहीं लेना चाहते ये सर्विस, कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्ड्स ले लेना। समझ में? 3 तरह की फैसिलिटीज फैक्टरिंग कंपनी ऑफर करती है। हमें ये इवैल्यूएट करना होगा कि क्या हमें फैक्टरिंग कंपनी को इंगेज करना चाहिए या खुद से मैनेज करना चाहिए।
सो हम ये देखेंगे कि खुद से मैनेज करने में, हालांकि कस्टमर्स को मैंने टाइम दिया तो 30 दिनों का है, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा, काबू में नहीं आ रहा। कल करके कोई 50 दिनों का कलेक्शन पीरियड चल रहा है। तो जहां मुझे 30 डेज में पेमेंट आ जानी चाहिए थी, वहां 50 डेज में पेमेंट आ रही है, तो मैं तो 20 डेज की एक्स्ट्रा फाइनेंस कॉस्ट भर रहा हूं। फिर बैड डेट्स भी सेल्स का 1.5% चल रहा है, मुझसे नहीं रिकवर हो पा रहा है। आड़ू कस्टमर्स को उठा के मैं भी क्रेडिट दे देता हूं, समझ ही नहीं आता। और फंडिंग भी कर रहा हूं बैंक ओवरड्राफ्ट से, जो कि 14% पे मिल रही है। तो ये आपको कहता है कि हम एक प्रपोजल आपको दे रहे हैं, आप ये सारा काम हमें देते हैं। तो हम पहला काम क्या करेंगे कि आपके 50 दिन के रिसीवेबल्स हैं, आप उसको उठा के 30 दिन में ले आएंगे। पहला फायदा तो आपको यहां पे हो गया कि अगर आपको पैसा टाइम पे मिल गया तो आपकी फाइनेंसिंग वैसे ही कम हो जाएगी। और वो फाइनेंसिंग भी आप 14% पे बैंक ओवरड्राफ्ट से क्यों करें, मुझसे देना, मैं 11% पे दे रहा हूं। एक फायदा आपको यहां पे हो जाएगा। और बैड डेट्स की टेंशन क्यों ले रहे हो? 1.5% बैड डेट्स है ना, जीरो कर दूंगा, मुझे प्रीमियम दे देना, तुम्हारे लिए वैसे भी जीरो हो जाएंगे, तो होंगे भी तो मैं भरूंगा। सो विल कम बैक। विदाउट फैक्टरिंग हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, और फैक्टरिंग के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी। अगर फाइनेंशियली बेनिफिशियल हो रहा है तो हम फैक्टरिंग को एंगेज कर लेंगे, लेकिन इफ दे आर चार्जिंग टू मच, बहुत महंगा पड़ रहा है, तो हम उन्हें रहने दो, हम खुश हैं। समझ में आती है? तो ये हमारे न्यूली एडिड टॉपिक्स हैं जो एमएफए में नहीं होते थे, बीआई एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजे की चीज है। एंड आई वाज ऑलवेज अर्जिंग कि होने चाहिए। वर्किंग कैपिटल जितना एमएफए के टाइम पे रखा गया था, सब रेशियोज की हद तक वाज नॉट इनफ। वर्किंग कैपिटल की असल खूबसूरती है। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट क्लास में हम ये तीनों चीजें कवर कर देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन सेम है, तीनों कैलकुलेशंस एक ही क्लास में हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे फर्दर। ठीक है?